गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम चैप्टर रीड आउट कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। तो हमने पिछली वीडियो में इसका मीनिंग देखा था और मीनिंग डेफिनेशन समझी थी और ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू को समझा था। नेचर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने इसकी नेचर भी देखी थी और स्कोप भी देखा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी व्यू पॉइंट। इसे मॉडर्न भी बोल देते हैं और कंटेम्प्रेरी भी बोल देते हैं। ठीक है, कभी कंफ्यूज मत होना कि हमने मॉडर्न तो व्यू पॉइंट पढ़ा है, कंटेम्प्रेरी नहीं पढ़ा। ठीक है, दोनों का मतलब ही एक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो मॉडर्न व्यू पॉइंट वाले हैं, जैसे आर्थर बेंटले हैं, ग्राहम वाल्स है, डेविड ईस्टन है, आर्लैंड पावेल है, जो 19वीं सेंचुरी के बाद में आए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है। आपको पता होगा कि जो ट्रेडिशनल पॉइंट व्यू वाले थे वो हमेशा ही फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जैसे स्टेट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गई, ठीक है, उनके जो स्टेट के ऑर्गन्स वगैरह हो गए, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी, इसके पर ही ऊपर जोर देते थे। तो जो जो दूसरी इंस्टीट्यूशन थी जैसे हो गई पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ होगी, इस पर कोई भी जोर नहीं देते थे। फॉर दिस रीज़न के कारण वो जो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू था वो डिक्लाइन होता गया और मॉडर्न थ्योरी आती गई। तो हम अब क्लियर करेंगे कि एक्चुअली ये क्या कहते हैं, इसका मीनिंग क्या है और डेफिनेशन क्या है, देन आफ्टर उसकी नेचर एंड स्कोप। The modern or contemporary viewpoint of the political science is quite different than the traditional viewpoint. In 1908, famous British philosopher like Graham Wallas and American philosopher and Arthur Bentley has published their famous book Human Nature in the Politics and the Process of Government respectively. In these books, they rejected the traditional viewpoint political science by calling the dead political science. क्या हुआ कि कुछ ऐसे विद्वान आए लाइक ग्राहम वाल्स एंड आर्थर बेंटले, उन्होंने अपनी किताबों के द्वारा ये सिद्ध करने की कोशिश की कि जो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो पूरी तरह पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसे उसने डेड पॉलिटिकल साइंस बोला और अपनी नई थ्योरी दी। उनके अकॉर्डिंग और भी कई विद्वान थे। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू पॉइंट पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स इज एन एक्टिविटी और प्रोसेस विच इंक्लूड स्ट्रगल फॉर पावर, यूज ऑफ इन्फ्लुएंस, अथॉरिटेटिव एलोकेशंस ऑफ वैल्यूज। अपार्ट फ्रॉम दिस also a struggle for the protection of interest, resolution of differences and the art of the policy making is also included in the scope of political science. उनके अकॉर्डिंग जो न्यू पॉइंट्स व्यू वाले थे, कंटेम्प्रेरी व्यू पॉइंट वाले थे, उनके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें पावर से रिलेटेड है, इन्फ्लुएंस से रिलेटेड है, एलोकेशन ऑफ वैल्यू से रिलेटेड है, जब अपनी इंटरेस्ट की, रेजुलेशन की बात कर रहे हैं, उन सभी को हम पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में शामिल करते हैं। कहने का भाव कि जो भी चीज़ें पॉलिटिक्स को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में अफेक्ट करती है वो सभी कुछ जो है पॉलिटिक्स के स्कोप में इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, फॉर दिस रीज़न जो इनका स्कोप था, पॉलिटिक्स का स्कोप काफ़ी बड़ा हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द स्कोप ऑफ इट हैज़ बिकम ए वाइड एज अ यूनिवर्स। आगे इसकी आप 5-7 डेफिनेशन में रीड आउट करूँगी, आपको जो भी 3 डेफिनेशन अच्छी तरह समझ में आती है वो आप लिख सकते हो, क्योंकि मीनिंग बताना होता है 3-4 लाइनों में और 3 डेफिनेशन इनफ होती है हर एग्ज़ाम के लिए। हर्बर्ट स्पायरो कहता है कि पॉलिटिक्स क्या है। उनके अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स इज द प्रोसेस बाय विच ए ह्यूमन कम्युनिटी स्मॉल एज 2 पर्सन और एज अ लार्ज एज अ कम्युनिटी ऑफ मैनकाइंड डील्स विद द प्रॉब्लम्स। उनके अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स क्या है, एक कम्युनिटी है जो ह्यूमन की, चाहे वो 2 पर्सनों की भी कम्युनिटी हो सकती है, जहाँ काफ़ी लोगों की कम्युनिटी हो जाती है जो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं और सरकारों को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। आगे है हारल्ड लासवेल कहता है कि पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिक्स इज द प्राइमरी कंसर्न विद हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। कि पॉलिटिक्स के जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हम इन्फ्लुएंशन की बात करते हैं कि कौन अपना कितना प्रभाव डाल रहा है, कब, कैसे, किस प्रकार डाल रहा है।
जैसे आप अपनी क्लास में देखोगे कोई एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी क्लास में डोमिनेट रहते हैं। क्यों रहते हैं, कैसे उसके पास इतनी पावर आ गई, कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, कौन सी क्वालिटीज़ है जिसके कारण सभी क्लास उसकी बातें मानती है। इसी तरह हमारे देश में चलता है। डेविड ईस्टन ने कहा है कि पॉलिटिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ द वैल्यूज़ है। डेविड ईस्टन के अकॉर्डिंग तो यही है कि जो हम चीज़ों का बंटवारा करते हैं, ठीक है, किसको कितना मिलना चाहिए, ये सारा पॉलिटिक्स वगैरह है, क्योंकि वो इनपुट को आउटपुट के मॉडल के द्वारा रिप्रेजेंट करता है। अपने ये वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है कि डेविड ईस्टन की इनपुट आउटपुट मॉडल क्या है, तो वो उसी के बारे में फोकस करता है, यानी कि सभी के अपने अपने थॉट्स हैं। इसी प्रकार जो लिप्सन है वो क्या कहता है पॉलिटिक्स क्या है, आई मीन प्रोसेस ऑफ एक्टिव कंट्रोवर्सी, जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जो सरकार ने कह दिया सभी लोगों ने वो चीज़ें मान ली, कई बार उसके ऑपोजिशन भी होता है, कोई चीज़ें मानते भी नहीं हैं, तो लगातार कंट्रोवर्सी चलती रहती है। जहाँ कंट्रोवर्सी चलती रहती है, विरोधाभास रहता है, वहाँ पर पॉलिटिक्स है। इसी प्रकार आलन बार कहता है कि पॉलिटिक्स इज़ द एक्टिविटी ऑफ कंसर्न विद द कॉन्फ्लिक्ट्स, कंप्रोमाइज, डिसीजन मेकिंग पावर एंड अथॉरिटी, कि पॉलिटिक्स में सभी कुछ शामिल होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी होते हैं, डिसीजन मेकिंग भी होता है, अथॉरिटी पावर की बात भी होती है। सो फॉर दिस रीज़न हम इन मीनिंग एंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसके नेचर को देखेंगे कि मॉडर्न पॉइंट के व्यू के अकॉर्डिंग, जहाँ कंटेम्प्रेरी व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा बिहेवियरल स्टडी, क्योंकि जो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू आया है वो एक्चुअली एक विचारधारा आई थी बिहेवियरलिज्म, जो मनुष्य के बिहेवियर के इर्द गिर्द घूमती थी कि पहले आप मनुष्य के बिहेवियर को स्टडी करो, फिर ही आप उस देश की जो पॉलिटिक्स को अच्छी तरह स्टडी कर पाओगे, ठीक है। Behavioral study, the supporter of the modern viewpoint of the politics science, have rejected the formal legal and institution study made by the traditional thinker and termed it unuseful. They are of the opinion that the individual is the central to the politics activity, and without making the study of the actual human behavior and of his values and viewpoint, we can't understand the politics activity in proper perspective. उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू वाले थे उनका जो फॉर्मल लीगल इंस्टीट्यूशन का स्टडी वाला था, थॉट था, उसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन है उसके बिहेवियर को स्टडी करो, उसके वैल्यूज़ को स्टडी करो कि किस प्रकार वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेट करता है, क्यों करता है, क्या उसकी वैल्यूज़ है, कितना एक्टिव होता है, कितना रिस्पांस देता है, जहाँ पैसिव है जहाँ एक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी देश की पॉलिटिक्स चलेगी, ठीक है। जैसे हमारे देश में भी प्रेशर ग्रुप्स है, अमेरिका में भी है, लेकिन अमेरिका में प्रेशर ग्रुप्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है। क्यों? क्योंकि लोगों को जो राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, बहुत ज़्यादा अवेयर है अपने जो राइट्स के तरफ लेकर, ठीक है, अपने देश की प्रॉब्लम्स को लेकर। तो ये ह्यूमन का बिहेवियर को अगर स्टडी करेंगे देन आफ्टर हम उस देश की जो स्टडी या पॉलिटिक्स को अच्छी तरह स्टडी कर पाएंगे। सेकंड है एम्पेरिकल स्टडी, ठीक है। एम्पेरिकल के मतलब कि आप एक्चुअल फैक्ट देखो, ये नहीं कि हमने कह दिया कि डेमोक्रेसी है तो चलो दूसरे देश, जो मेरे इंडिया में डेमोक्रेसी है, मान लो कि एक मुसलमान कंट्री उसमें भी डेमोक्रेसी है, तो जो चाइना रशिया उसमें भी डेमोक्रेसी है, लेकिन सचमुच में ही जो डेमोक्रेसी में होता है, जो फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है, ठीक है, जहाँ कुछ भी ऐसे फंडामेंटल राइट्स वगैरह होते हैं, वो सचमुच उसको मिल रहा है? तो वो कि सिर्फ उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ कि आपको सब कुछ लोकतंत्र का जो मिला हुआ है वो हमें प्रैक्टिकल जानकर ही पता चलेगा, एक्सपीरियंस करके ही मिलेगा, पता चलेगा कि कितना कुछ प्रैक्टिकल लागू हुआ, कितना कुछ सिर्फ किताबों में ही लिखा हुआ है। एक एग्जांपल और दे देती हूँ, मैं कह देती हूँ कि हाँ अभी मेरा स्कूल है, उसमें स्मार्ट क्लासेस हैं, हम जो प्रैक्टिकल बड़ी नॉलेज देते हैं कि थ्रू गेम के द्वारा काम करते हैं, तो मैंने स्मार्ट क्लास लगा तो दी कि सचमुच में बच्चों को स्मार्ट क्लास के द्वारा जो है मैं स्टडी करवाती हूँ, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, कितना प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल में उसे एग्जांपल समझाती हूँ, रूबरू कराती हूँ, ये भी इफेक्ट होता है। The supporter of the modern view of political science have laid emphasis on the empirical study instead of the normative study. Normative होता है कि हाँ अपने आदर्शवादी, कि हाँ हमारे संविधान में इतना कुछ लिखा है तो इसमें ये सारा कुछ होगा, ठीक है, ये नहीं,
जो वो प्रैक्टिकल को देखते हैं, नॉर्मेटिव को नहीं देखते, एम्पेरिकल को देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, डाटा इकट्ठा करके उसे एनालिटिकल करते हैं, एनालिटिकल करके देन आफ्टर उसका रिजल्ट निकालते हैं कि सचमुच में कितने फैक्ट्स ग्राउंड लेवल में लागू हुए हैं। इस चीज़ को याद में रखना। एम्पेरिकल स्टडी क्या होती है, पहले डाटा को इकट्ठा करेंगे, डाटा के बाद एनालिटिकली करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट निकालेंगे। Empirical study stands for the study of the actual political facts so that the political reality is properly understood. It is a fact-based study and in the favor of the evaluation of entire environment in which the political institution operate. The modern political scientists are of the opinion that in order to collect facts, questionnaire should be prepared and people should be asked to respond to these questions and the definite conclusion should be drawn on the basis of their response. नेक्स्ट है वैल्यू बेस्ड स्टडी, क्योंकि जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट वाले थे वो वैल्यू बेस्ड थे कि राजा ऐसा होना चाहिए, वो आदर्शवादी होना चाहिए, देश में लोकतंत्री प्रणाली होनी चाहिए, सरकार लोगों के सामने जिम्मेदार होनी चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ थी, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न कंटेम्प्रेरी कह लो, जो मॉडर्न व्यू पॉइंट वाले हैं वो वैल्यू फ्री स्टडी को पर फोकस करते हैं। द मॉडर्न व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज वैल्यू फ्री स्टडी। द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस गेव द स्पेशल सिग्निफिकेंस टू वैल्यू इन द स्टडी वेयर द सपोर्टर ऑफ द मॉडर्न व्यू पॉइंट आर द इन द फेवर ऑफ मेकिंग अ कम्प्लीटली वैल्यू फ्री। अकॉर्डिंग टू दैम द पॉलिटिकल साइंस शुड बी कंसर्न्ड विद द रियलिटी एंड प्योर फैक्ट्स। रियलिटी को देखो, प्योर फैक्ट्स को देखो, फिर उस चीज़ का रिजल्ट निकालो, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। ये चीज़ कहते हैं कि अगर मैं जस्ट किसी देश की, मान लो मैं पाकिस्तान की जस्ट ओनली पॉलिटिकल साइंस को पढ़ लेता तो मैं उसका सारा सर्वे कर सकता हूँ, कोई ऐसे ऐसे अधिकार दिए हैं, कानून है, ऐसे सिस्टम है। नहीं, ये चीज़ें नहीं पॉसिबल हो सकते जब तक मैं उनका जो धार्मिक ग्रंथ वगैरह क्या है, उनके समाज के रीति रिवाज क्या है, जो उनके जो पॉलिटिकल कल्चर क्या है, सोशलाइजेशन क्या है, सभी चीज़ों को स्टडी नहीं कर लेता, तब तक मैं रियल में उनका जो फैक्ट नहीं निकाल सकता। तो फॉर दिस रीज़न किसी भी देश की पॉलिटिक्स को समझने के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए सभी जो ब्रांचेस हैं उनको स्टडी करना ज़रूरी है। तो जब हम एक दूसरे की स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी, कि वो एक दूसरे पर निर्भर है। The supporter of the modern viewpoint of political science have laid emphasis of the interdisciplinary study. They are the opinion that no subject कैन बी स्टडी इन द आइसोलेशन। कोई भी सब्जेक्ट अकेला नहीं पढ़ा जा सकता, अकेले पढ़कर उसे समझा नहीं जा सकता। फॉर दिस रीज़न पॉलिटिकल साइंस इन प्रॉपर परस्पेक्टिव द हेल्प, हमें दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ते हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजी हो गया, बायोलॉजी, जियो साइंस हो गया, जियोग्राफी हो गया, ऐसे सारा कुछ। फिर ही हम अच्छी तरह सारी चीज़ों को समझ सकेंगे, जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह हो गया, ठीक है, सोशियोलॉजी हो गया, जिस चीज़ें समझनी पड़ेगी फिर ही हम अच्छी तरह डिसीजन ले पाएंगे। साइंटिफिक स्टडी, फिर वो हर चीज़ को एक लॉजिक रूप देते हैं कि साइंटिफिक स्टडी करनी चाहिए, ये नहीं कि आपने एक धारणा बना ली वो सब कुछ सही होगा। Scientific study how political science is a social science, yet the supporter of the modern view of political science are of the opinion that the scientific method should be used। आपको पता साइंटिफिक मेथड में क्या होता है, जब आप कभी 9th में लैब में गए थे, क्या टूल्स यूज़ होते हैं, है ना। टूल्स यूज़ करके बाद में आप डाटा इकट्ठा करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर आप उसका रिजल्ट निकालते हैं, जैसे कहते हैं सिट्टा निकाला कि कंक्लूजन निकाला कि ये चीज़ें सही है कि नहीं हुई, कितना केमिकल्स रिएक्शन हुआ कि नहीं। तो पॉलिटिकल साइंस में भी जो है ऐसे टूल्स को अपनाया जाता है। To make the study of the political subject, there are no doubt that the tools and the techniques of the physical science cannot be used completely to make the study of political events. Yet the modern political thinker are the opinion that the tools and the techniques can be borrowed from the जैसे फिजिकल साइंटिस्ट एंड विद द हेल्प ऑफ द टेबल्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स, ये चीज़ें हम ऐसे ले सकते हैं, फिर वो हम इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल स्टडी। द मॉडर्न व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस कैन बी कॉल्ड एनालिटिकल स्टडी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि थ्रू दिस मेथड ऑल द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम आर नॉट ओनली एक्सप्लेन्ड रेदर द एनालिसिस एंड एवेल्युएटेड। ये नहीं कि मल्टी को चीज़ें जो है उसका फैक्टर हमने देखकर उसका हमने नतीजा निकाल दिया, बल्कि एनालिसिस किया कि जैसे मैंने अपने प्रेशर ग्रुप की बात की
कि हमारे देश में भी प्रेशर ग्रुप्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, अमेरिका में भी है, तो क्यों वहाँ पर अमेरिका में ज़्यादा कामयाब है तो इंडियन में क्यों नहीं ज़्यादा कामयाब, वो एनालिटिकल भी करेंगे। एग्जाम्पल जहाँ पर और दी है कि वी से द डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, बट क्या सचमुच में ही ये ग्राउंड लेवल में जो चीज़ें होती हैं कि सचमुच में जो सरकारें हैं लोगों द्वारा ही चुनी जाती हैं, कि जहाँ जैसे लोग वोट बेच देते हैं, ठीक है, रिश्वत लेकर, जहाँ कुछ भी है, जहाँ डरा धमका कर, जहाँ वो अपने धर्म के इफेक्ट में आ जाते हैं, जब बातों में आ जाते हैं, फिर अपनी वोट का प्रयोग करते हैं, अपने ब्रेन का प्रयोग नहीं करते। System oriented study. The supporter of the modern viewpoint have made use of the word political system in the place of state. According to the political system is made of the various subsystem and they are interdependent of each other. आपको पता वो बार बार बात कर चुके हैं कि पोलिटिकल साइंस में भी बहुत सारे सब सिस्टम होते हैं, वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं। दे आर सो मैनी स्ट्रक्चर्स इन एवरी पोलिटिकल सिस्टम एंड दीज आर द इंटरडिपेंडेंट एंड आल्सो इन्फ्लुएंस ईच अदर। पोलिटिकल सिस्टम हैज़ इट्स ओन बाउंड्रीज in which operate. In brief, political system is the combination of the various subsystem and structure and it is a finally control over the legitimate physically coercive power. ओरिएंटेड का मतलब होता है कि एक ही इंस्टीट्यूशन के अंडर सारा कुछ चल रहा है। कहता ठीक है वो सब सिस्टम वगैरह है, इंटरडिपेंडेंट वगैरह है, लेकिन सारा सिस्टम किसके द्वारा चल रहा है? एक लेजिटिमेट फिजिकली पावर के द्वारा सारा कुछ चल रहा है, जिसे हम जो सेंटर की सरकार बोल देते हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी की सरकार कह लो, लेजिस्लेटिव पावर कह लो, संसद कह लो, पार्लियामेंट्री कह लो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कह लो, उसके द्वारा सारा सिस्टम वगैरह चलता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ अ न्यू टर्मिनोलॉजी एंड अ न्यू कंसेप्ट। अब पॉलिटिकल साइंस के आने के कारण बहुत सारे न्यू वर्ड्स इंक्लूड हुए हैं, जैसे पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, मॉडर्नाइजेशन, पावर, इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, इनपुट आउटपुट, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो है और नए सारे कंसेप्ट जो है वो पॉलिटिकल साइंस में जो इंक्लूड किए गए हैं। क्रेडो ऑफ रेलिवेंस, क्रेडो ऑफ रेलिवेंस होता है कि जो बात कही गई है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, तो उसका अपना एक स्टेटस है। The traditional viewpoint study of political science was mainly concerned with the theoretical study of the state government and the formal institution, but such study had nothing to do with the rigorous reality of the social and the political life. Because of this reason, traditional viewpoint political science had failed solve actually social and the political problem and to provide proper direction to the social and political science. Opposite it, the supporter of the modern viewpoint of political science laid emphasis that the subject which do not contribute to understand and solve the present the problem, not utility. Once again, जो थे पुराने विद्वान थे, ट्रेडिशनल पॉइंट होते, वो स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि उसके द्वारा जो भी स्टडी कर रहे थे हमारी वर्तमान की जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व नहीं हो रही थी। तो न्यू जो पॉइंट ऑफ व्यू वाले हैं, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू वाले हैं, कंटेम्प्रेरी वाले हैं, उन्होंने कहा जो चीज़ें हमारी उससे सॉल्व ही नहीं हो रही, जिस कानून से, जिस थ्योरी से, जिस मान लो आर्टिकल से सॉल्व नहीं हो रही, उस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं रह जाता, उसे ख़त्म कर देना चाहिए। एक एग्जांपल और देती हूँ, जैसे मल्पी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे संपत्ति का अधिकार था, प्रॉपर्टी का 7 फंडामेंटल राइट्स था ना, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं रही, उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। देन आफ्टर क्या कर दिया, उसे फंडामेंटल राइट से निकाल कर एक कानूनी अधिकार बना दिया। दूसरी बात, जो 370 धारा थी, आर्टिकल था जम्मू कश्मीर में, वो देखा कि इतनी सहूलतें देने के बावजूद भी वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो एंड में क्या हुआ, उस आर्टिकल को ख़त्म कर दिया। तो क्रेडो ऑफ रेलिवेंस होना चाहिए, जो चीज़ें, जो थॉट, जो प्रिंसिपल जो लागू नहीं हो रहे, आज की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। नेक्स्ट है पावर इज इट्स सेंटर पावर। ये एक क्लियर कट बात है कि जहाँ भी स्ट्रगल फॉर पावर है वहाँ पर जो है पॉलिटिक्स है, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपका स्कूल कॉलेज है, चाहे आपका दफ्तर है, जहाँ पर भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, स्ट्रगल चल रही है, इट मीन्स वो मैक्सिमम पावर को हथियाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर पॉलिटिक्स है।
इसके फेवर में विलियम रॉबसन हो गया, मैक्स वेबर हो गए, मार्गेंथ हो गया, फ्रेडरिक, इन्होंने काफ़ी जो थ्योरी वगैरह दी हुई है। तो सारी पॉलिटिक्स में जो मेन जो चीज़ें वो पावर घूमती है। नेक्स्ट है नॉर्मेटिव एस्पेक्ट। नॉर्मेटिव होता है कि कोई चीज़ों का निर्देश देना कि ये काम ऐसे होना चाहिए। टू बिगिन विद द, पहले तो ये वैल्यू फ्री स्टडी को अपनाते थे, हमने पीछे ये पॉइंट पढ़ा, ठीक है, कि किसी वैल्यू को नहीं एक्सेप्ट करते थे। बट बाद में धीरे धीरे इन्होंने रियलाइज़ किया कि वैल्यूज़ होनी चाहिए। मान लो कि आप स्टडी कर रहे हो, किस चीज़ लिए कर रहे हो, फ्यूचर को ध्यान में रख कर रहे हो ना, तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं, जहाँ मैं यूजीसी क्लियर कर लूँगा, जहाँ मैं बीएड करूँगा, जहाँ मैं इसमें एमए करूँगा, या कुछ भी है ना कुछ तो फ्यूचर में प्लानिंग बना कर रखी है ना, सिर्फ प्रेजेंट को तो नहीं ना सोच रहे। तो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट होने चाहिए, जिन्होंने कह दिया था कि नहीं नॉर्मेटिव एस्पेक्ट होने नहीं चाहिए, आप जस्ट प्रेजेंट के बारे में सोचो, फ्यूचर के बारे में सोचिए ना। बट बाद में रियलाइज़ किया कि नहीं ये चीज़ें भी होनी चाहिए। To begin with, the modern political scientists had laid emphasis to the make political science value free. They were of the opinion that it should be concerned with the practical facts and it should have nothing to do with the out to be. But soon the modern thinker made the attempt to correct the other mistakes and accept the fact no social science could be free from the values. Like David Easton ने कहा और भी कई विद्वानों ने कहा। आगे कंक्लूजन अपने अकॉर्डिंग कर लेना। नेक्स्ट है हम इसका स्कोप देखते हैं। स्कोप क्या है कि मॉडर्न जो व्यू पॉइंट वाले हैं उन्होंने क्या क्या इसमें चीज़ें शामिल की है। पहली बात तो वो अब स्टेट कह लो, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करते, गवर्नमेंट की बात नहीं करते। उनकी किताबों का जो सेंटर पॉइंट क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम। वो सभी को ही पॉलिटिकल सिस्टम के नाम से जानते हैं कि इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। ये नहीं कहते कि उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा चल रहा है, उस देश की सरकार कैसे चल रही है। हम भी आम बातचीत में यही बोलते हैं कि उस देश का सिस्टम थोड़ा अच्छा है, हमारे देश का सिस्टम थोड़ा बिगड़ा हुआ है, ये चीज़ें बोलते हैं। तो कहने का भाव क्या कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो किस प्रकार चल रही है। The study of political system. The modern political scientists have made the study of the political system center to the study of the political science. They prefer to make use of the term political system in the place of the state and the government. अब वो फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन को सभी को इंक्लूड कर रहे हैं। फॉर दिस रीजन पोलिटिकल सिस्टम हैज़ ब्राउट ए रेवोल्यूशनरी चेंज इन द स्कोप ऑफ पोलिटिकल साइंस एंड द यूटिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट हैज़ इंक्रीज द मैनीफोल्ड। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ पावर। पावर की बात कर रहे हैं। द मॉडर्न थिंकर हैव द मेड द स्टडी ऑफ पावर सेंट्रल टू द स्कोप ऑफ द पोलिटिकल साइंस। दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट वेयर आर द स्ट्रगल फॉर पावर। ये लाइन को याद रखना हमेशा ही, ठीक है, कि wherever there is a struggle for power there is a politics, ठीक है। चाहे वो इंडिविजुअल है, ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टी है, स्टेट है, कोई भी, चाहे आपकी फैमिली है, चाहे स्कूल कॉलेज है, जहाँ पर भी जो स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है, स्ट्रगल फॉर पावर चल रहा है, इट मीन्स वहाँ पर पॉलिटिक्स पाई जा रही है। तो टुडे हु गेट्स हाउ एंड हाउ मच पावर इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोलिटिकल साइंस। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस। इसकी भी अब स्टडी होती है कि कोई पहले होता था कि हाँ पुलिस, जेलें, सेना, अदालत के द्वारा जो पावर के द्वारा ही सारा कुछ काम मनवाया जाता था। अब ये होता है कि नहीं, आप अपनी पर्सनैलिटी की क्वालिटीज़ के द्वारा किस प्रकार किसको कितनी बात अपनी मना पा रहे हो। क्योंकि जो अपनी पर्सनैलिटी के द्वारा अपनी बातों से, अपनी शख्सियत से किसी को इम्प्रेस करके बात मनाता है, वो डंडे के ज़ोर से, स्टिक के ज़ोर से, पनिशमेंट के ज़ोर से, दंड के ज़ोर से बात ज़्यादा चिर टिक नहीं सकती, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हार्ल लासवेल द पोलिटिकल इज़ द स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस एंड द इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंस मीन्स टू गेट ए थिंग डन फ्रॉम द अदर विदाउट यूज ऑफ द फोर्स और द कॉशन। बिना आप पनिशमेंट का ड्रावा दिए बिना ही आप अपनी बातों को मनवा रहे हो, ठीक है, तो इट मीन्स जहाँ वहाँ पर इन्फ्लुएंस है। So the study of the political science cannot be completed without the study of the influence because it plays an important role in getting a vote, in taking and implementing decisions and in getting the things done. जैसे लोग बड़े बड़े नेता आते हैं, रैलियां करते हैं, अपनी बातों से लोगों को वर्गलाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस करके अपनी वोटें हासिल करते हैं। फिर लीडरशिप भी होनी चाहिए, ठीक है। मान लो कि हमारी बहुत सारी डिमांड्स है कॉलेज के स्टूडेंट्स की,
तो एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो हमारी बात को प्रिंसिपल के सामने या किसी के सामने रख सके, तो वो होती लीडरशिप की क्वालिटी। तो ऐसी देश में या ऐसी पार्टी में लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। वो क्या होती है, किस प्रकार होती है, कैसे काम करती है, इसके बारे में स्टडी की जाती है। Generally, it is seen that when the people get organized for the fulfillment of their demands or any other political object, they feel the need of the leadership. No organization can succeed in its objective without the leadership. आप आमतौर पर देखते हैं जब हम अपनी डिमांड्स को लेकर इकट्ठे होते हैं, ठीक है, तो हम एक ऐसे लीडर की बाल करते हैं जो हमारी बात को रख सके, क्योंकि विदाउट लीडरशिप के बिना हम अपनी जो मिशन था, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कामयाब नहीं हो सकती। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द अथॉरिटेटिव एलोकेशंस ऑफ द वैल्यू। जो डेविड ईस्टन इसके बारे में बात कर रहा है कि किसको कितना देना है। सरकारें ये भी चीज़ देखती हैं कि लोग तो बहुत सारी डिमांड्स करते हैं, चलो स्पोर्ट्स भी करें, लेकिन किसको, किस वर्ग को कितना, कैसे कितना देना है, जिस चीज़ों की स्टडी होती है। फेमस स्कॉलर डेविड ईस्टन इज द ऑफ द ओपिनियन दैट द पॉलिटिकल इज द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ द वैल्यूज। अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन, वैल्यूज आर डिसीजन, वैल्यूज आर क्या, डिसीजन और पॉलिसी। जैसे सरकारें, जैसे नरेंद्र मोदी की सरकारें हैं, ठीक है, कितनी हमारी मांगे मान रही है, कितने डिसीजन लेकर आ रही है, कितनी पॉलिसी से लेकर आ रही है, विच आर द मेड फॉर द एंटायर सोसाइटी, जो इसमें मैक्सिमम सभी की सोसाइटी की नीड्स को पूरा किया जा सके, तो वो लेजिटिमेट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टडी ऑफ द अथॉरिटी। In the modern concept of political science, the concept of authority has the special significance. Authority is the basis of the human organization. According to the modern viewpoint, authority is the legitimate power which is accepted and respected. देखो, अगर मान लो मैं पावर में आया, पावर में आकर मैं PCM बन गया, लेकिन मैं पुलिस के द्वारा ही हर बात मना रहा हूँ, तो वो मेरी पावर है। लेकिन मैं अपनी स्पीच के द्वारा लोगों को चीज़ समझा रहा हूँ, जी आपकी भलाई के लिए है, आप कानून को फॉलो करोगे तो आपको और भलाई हो जाएगी, ठीक है, ऐसे लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा, तो उसे कहेंगे हम अथॉरिटी, ठीक है। अथॉरिटी क्या हमेशा होगी, लेजिटिमेट होगी, जो लोगों की उसमें जो वेलफेयर छुपा होगा, कल्याणकारी काम छुपा होगा। लेजिटिमेट पावर विच इज़ एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड, उससे रिस्पेक्ट भी दी जाती है। अथॉरिटी इज ऑलवेज लेजिटिमेट होती है, इट हैज़ द एबिलिटी टू कीप द ऑर्डर एंड टू गेट दिस द एक्सेप्टेड। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। हर पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम्स वगैरह पाई जाती है, तो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, ये भी चीज़ों की स्टडी की जाती है। कोई भी सरकार है, चाहे कितना मर्जी लोगों के लिए काम करती है, लेकिन फिर लोगों की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती है, तो वो उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करता है, ये सारे कुछ जो पॉलिटिक्स है। इन एवरी सोसाइटी द पीपल हैव द डिफरेंट इंटरेस्ट एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। लोगों की बहुत सारी डिमांड्स हैं, लेकिन उसके मुकाबले में जो है रिसोर्सेज बहुत कम है, तो किस प्रकार उनको सेटिस्फाई करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये सारी स्टडी क्या है, पॉलिटिक्स है, कि कौन सी पार्टी किस प्रकार उस चीज़ को हैंडल कर पाती है। The very existence of politics depends upon the existence of the problems, controversy and conflicts, etc. On other words, conflicts are at the heart of the politics and are the subject matter of the politics. अगर आप वन बाय वन प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व नहीं करोगे, तो बाद में वो रेवोल्यूशन का रूप भी धारण कर लेगी। हर देश में प्रॉब्लम्स कॉन्फ्लिक्ट्स तो पाई जाती है, लेकिन कुछ बातों के लिए बाद में लोगों में सहमति भी हो जाती है। जैसे मान लो धरने होते हैं, है ना, धरने करते हैं लोग, रैलीज करते हैं किसी सरकार के खिलाफ, MLA MP के खिलाफ, तो बाद में उसके थोड़ा बहुत जो मांगे मान ली जाती हैं, तो उसके बाद में कॉपरेशन सेंसस वगैरह हो जाता है, कॉन्सेंसस वगैरह हो जाता है। We should also keep this factor in the mind that where there is a disagreement, there is a agreement also. And where there is a conflict, there is a cooperation also, because we cannot leave the state of permanent conflicts and the controversy. तो सारी चीज़ों को जो है सॉल्व किया जाता है। तो किस प्रकार ये प्रॉब्लम हल करती है, इसकी स्टडी की जाती है। स्टडी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंट्रोवर्सी। सो मैनी डिवर्सिटी आर फाउंड अमंग द पीपल। लोगों में बहुत सारी भिन्नताएँ पाई जाती है, कास्ट, रिलीजन, कलर, रेस, लैंग्वेज, नेचर को लेकर। फॉर दिस रीज़न काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स, कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, तो उसको किस प्रकार सॉल्व करना है, ये चीज़ की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द हु गेट्स व्हाट एंड व्हेन एंड हाउ। ये पावर की बात हो रही है।
According to the supporter of the modern view of political science, politics is the process of allocation of resources. According to the professor Raphael, in every country there is scarcity of the resource. लोगों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन किस वर्ग को कितना, कैसे, कहाँ, कैसे, किस प्रकार मिलता है, जिस चीज़ का स्टडी वगैरह की जाती है। तो आपको पता है कि उस चीज़ के लिए इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप्स बने होते हैं कि हाँ, हमारे वर्ग को ही मैक्सिमम जो सरकारें पॉलिसी लेकर आएंगी वो हमारी फेवर में ही हो। स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है कि किस प्रकार सरकार जो नए नए कानून लेकर आती है। इसे डेविड ईस्टन ने इनपुट एंड आउटपुट मॉडल कहा है। Political science is closely related the decision making process. The people present their demands before the political system. जब भी कोई सरकार बनती है ना, पार्टियाँ आती हैं, रैलीज करती हैं, देन आफ्टर सरकारें बनती है, तो लोग उसमें के सामने काफ़ी सारी डिमांड्स रखते हैं कि हमारे नगर में ये चीज़ों की शॉर्टेज है, तो हमें चाहिए। उसको वो डेविड ईस्टन इनपुट कहता है, ठीक है। बाद में जो पॉलिटिकल सिस्टम होती है, मान लो जो सरकारें होती हैं वो डिसीजन एंड पॉलिसी लेकर आती है, इसे जो डेविड ईस्टन आउटपुट बोलता है, उसे आउटपुट बोलता है। डिमांड्स को इनपुट एंड जो सरकारों ने डिसीजन पॉलिसी ली उसे आउटपुट कहा जाता है। इस प्रकार हमेशा ही इनपुट को आउटपुट में चेंज करने की जी प्रक्रिया चलती रहती है, किसके द्वारा? पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा। तो इस चीज़ की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। अकॉर्डिंग टू फेमस ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल, मैन इज अ पॉलिटिकल बीइंग एंड ही परफॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटी से कि एक सोशल प्राणी नहीं, एक पॉलिटिकल प्राणी भी है। तो मनुष्य के बिहेव को स्टडी किए बिना हम उस देश की जो पॉलिटिक्स को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ग्रुप्स। जो ग्रुप्स बने होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स लाइक, देयर इज नो डाउट दैट एंड द इंडिविजुअल द प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पॉलिटिक्स, बट पॉलिटिक्स इज अ ग्रुप एक्टिविटी एंड इट्स वेरियस ग्रुप्स विच आर आल्सो नोन एज द प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, लोगों के इंटरेस्ट, आर्टिकुलेट्स वगैरह, जो भी उनकी डिमांड्स होती हैं लोगों की, उनको आर्टिकुलेट करते हैं, लोगों के सरकार पर दबाव बनाते हैं, कांटेक्ट करते हैं, उनमें कई बार मोबालाइज पीपल करते हैं। तो इस प्रकार लोगों की डिमांड्स को वो पूरा करने की कोशिश वगैरह भी करते हैं। Study of the political culture and political socialization. In modern view of political science, political culture and political socialization have the special significance. Political culture होता है कि जैसे इंडियन के लोग हैं वो हमेशा डेमोक्रेसी पसंद करेंगे, इंग्लैंड के लोग हैं वो हमेशा ही मोनार्की सिस्टम उसको पसंद करेंगे। तो सोशलाइजेशन होता है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी थी, पुरानी पीढ़ी जो है उनके बुजुर्ग थे वो किस पार्टी को बिलोंग करते थे और नेक्स्ट जनरेशन किस पार्टी को बिलोंग कर रही है। ये चीज़ें होती है कि वो आगे आगे कैसे चीज़ें चलती हैं। ए पोलिटिकल कल्चर इज़ द कंपोज ऑफ द एटीट्यूड, बिलीव्स, इमोशंस, वैल्यूज़ आर गिवन द नेम ऑफ द पोलिटिकल कल्चर। जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड हमारे एटीट्यूड्स है, बिलीव्स है, इमोशंस है कि ये पार्टी मुझे अच्छी लगती है, ये विचारधारा मुझे अच्छी लगती है, उसे हम कल्चर एंड सोशलाइजेशन कह देते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ द अलाइट। अलाइट होता है जो कुछ लोग होते हैं जिनके हाथ में पावर होती है, हैंड्स ऑफ द अलाइट क्लास। मॉडर्न थिंकर आर ऑफ द ओपिनियन दैट वट एवर मे बी द फॉर्म, गवर्नमेंट की फॉर्म कुछ भी हो, चाहे वो मोनार्की है, डेमोक्रेसी है, अनार्की है, या कुछ भी है, पावर हमेशा ही हैंड्स ऑफ द अलाइट क्लास के बीच में रहती है। ये कौन से होते हैं अलाइट क्लास? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कौन से होते हैं? कुछ इकोनॉमिकली हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हो सकती है, कुछ और भी टाइप के हो सकते हैं। किस प्रकार से अपनी पॉलिटिक्स में पावर को जमा के रखते हैं, इस बारे स्टडी की जाती है। नेक्स्ट स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये नहीं कि मैं अपने इंडिया के बारे में पॉलिटिक्स पढ़ूंगी, मैं देखूंगी, जैसे हम स्टडी के बारे में कहते हैं, हम अक्सर ही जापान के साथ तुलना करते हैं, है ना, कि जापान में इतनी प्रॉब्लम फेस करता है लेकिन उनका स्टडी का रेट देखो, हर छोटे से छोटे बच्चे के पास टैबलेट है, कंप्यूटर है, वो एक सफाई मुहिम में भी वो खुद अपने काम करता है। तो हमें उससे कुछ सीखना चाहिए। ये नहीं कि हमने 14 साल तक जो है वो फ्री एजुकेशन दे दी है तो हमारा देश बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाएगा, उसे वो बेसिक नीड्स जो फैसिलिटीज़ है वो भी मिलनी चाहिए। तो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए।
जब हम ऐसे एक दूसरे के साथ चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे तो उसे बोलते हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। The supporter of the modern of the political science have also included the comparative study of the government system and different countries in the scope of the political science. The supporter of the tradition वाले थे वो इस बात की बात नहीं करते थे, वो सिर्फ यूरोपन की political science को स्टडी करते थे। बट जो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू वाले हैं उन्होंने जो लैटिन अमेरिका है, एशिया है, अफ्रीका है, उसके बारे जो गवर्नमेंट है उसकी भी स्टडी की है और साथ में उसका भी कंपैरिजन भी किया है। जे बेटा आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। आगे जे वैसे अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं तो आप थोड़ा सा ये चीज़ों को देख सकते हैं। लिप्सन व्यू अबाउट द स्कोप ऑफ द पोलिटिकल साइंस क्या है, वो कहता है कि ये एक इस प्रकार सोसाइटी, उसने एक मॉडल पेश किया है कि पॉलिटिक्स जो है इस प्रकार काम करती है, गवर्नमेंट सब में सेंटर में होती है, उसके बाद स्टेट आती है, स्टेट के बाद पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स के बाद में सोसाइटी आती है। इसके बिना जो लिप्सन ने एक और चीज़ें ऐड की है, सिटीजन को, स्टेट को, अथॉरिटी को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टेट एंड द इट्स एक्सटर्नल रिलेशन की बात भी की है। वो लिप्सन अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिक्स सिस्टम के बारे में बताता है। उसके बाद जो चेंज इन द मॉडर्न व्यू ऑफ पॉलिटिकल साइंस पोस्ट बिहेवियरलिज्म कहा जाता है, उसमें क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ, पहली बात तो ये हुई कि एंड ऑफ द डिकोटोमी ऑफ द नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। जो नॉर्मेटिव के थॉट से ना बिल्कुल आदर्शवादी रहना कि सभी देशों में लोकतंत्र ही जो सरकार अच्छी होगी, राजा आदर्शी होगा, पढ़ा लिखा ही होगा, वो जो विचारधारा ख़त्म होगी। डिकोटोमी होता है कि वो डिवीज़न ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, तो उन्होंने दोनों चीज़ों में डिवीज़न कर दी, फिर नॉर्मेटिव भी एस्पेक्ट अपनाने चाहिए और एम्पेरिकल भी एस्पेक्ट अपनाने चाहिए। देन आफ्टर जो पूरी तरह उनका क्रेज़ था कि हर चीज़ को साइंटिफिक के तौर पर ही देखना चाहिए, डाटा इकट्ठा करना चाहिए, साइंटिफिक टूल्स अपनाने चाहिए, तो उन्होंने बाद में देखा कि टोटली सारा कुछ साइंस के आधार पर नहीं हो सकता, हमें रियलिटी ऑफ लाइफ में डेली कुछ ना कुछ चेंजेस होती है। अगर आप ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हो, आज ह्यूमन का बिहेवियर अलग है, 5 साल के बाद हो सकता है किसी और पार्टी को वो ज्वाइन कर ले जाए, उसकी विचारधारा चेंज हो जाए, तो हम टोटली उसका साइंटिफिक फैक्ट जो के अकॉर्डिंग जो एनालिटिकल नहीं कर सकते। अटैम्प्ट टू मेक द पॉलिटिकल साइंस एंड अप्लाइड टू साइंस, तो कोशिश करते थे कि हाँ जो उस साइंस को अप्लाई किया जाए। The post-behavioralism was in favor of the making political science and applied the science. Political science should become the policy science बन गई। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशन एंड मॉडर्न व्यू ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सपोज करो अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है तो पहले आपने ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, क्या है उसका मीनिंग, ठीक है, एक तो डेफिनेशन देनी है, बाद में आपने मॉडर्न व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग बताना है, डेफिनेशन देनी है, देन आफ्टर ये चीज़ें आपने स्टार्ट करनी है। अगर आप सीधे स्टार्ट करते हो तो आपको 20 में सारे 10 या 8 नंबर मिलेंगे। अगर आप उस प्रकार करते हो क्योंकि दोनों का ही डिफरेंस पूछा है तो आपको मीनिंग क्लैरिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है। तो मीनिंग करके देन आफ्टर ये चीज़ें बताएंगे। तो अंतर क्या है, हमने दोनों पॉइंट्स वगैरह पढ़ लिए, तो अंतर क्या है, जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है वो नॉर्मेटिव है बट मॉडर्न व्यू पॉइंट एम्पेरिकल है। नॉर्मेटिव का मतलब है कि वो प्रिंसिपल पर ज़्यादा जोर देते हैं, सिद्धांतों पर मॉडर्न व्यू पॉइंट जो प्रैक्टिकल को चीज़ को अपनाते हैं, एक्चुअलिटी को देखते हैं। ट्रेडिशनल आर मोर कंसर्न विद द फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं कि फ्यूचर में देश ऐसा होना चाहिए, व्हाट द स्टेट आउट टू बी, स्टेट कैसा होना चाहिए, गवर्नमेंट आउट टू बी, गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, कौन से राइट्स सिटीजन को मिलने चाहिए, अच्छी चीज़ें। बट मॉडर्न व्यू पॉइंट देखते हैं कि हाँ अभी प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स क्या है उस पर फोकस किया जाए। ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पॉइंट इज़ द मोर कंसर्न विद द फॉर्मल स्ट्रक्चर, जैसे एक्सिक्यूटिव है, जुडिशरी है, ठीक है, स्टेट है, गवर्नमेंट है, इसके बारे में बात करती है। लेकिन जो मॉडर्न व्यू पॉइंट है वो सभी फंक्शन के बारे में बात करती है, जो भी किसी तरह इकोनॉमिक, सोशल या रिलीजन हो, वो पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता हो। मॉडर्न राइटर द कंसिडर पॉलिटिकल साइंस मोर एन आर्ट दैन द साइंस। जो मॉडर्न राइटर है वो पॉलिटिकल साइंस को साइंस की नज़रिए से देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। डिफरेंस इन द रिस्पेक्ट ऑफ द अप्रोच ऑफ द स्टडी, जो ट्रेडिशन वाले थे वो फिलोसफिकल अप्रोच अपनाते हैं,
ठीक है। हाइपोथेसिस कह लो, एक काल्पनिक की दुनिया में रहते हैं, बट जो मॉडर्न व्यू पॉइंट वाले हैं वो प्रैक्टिकल थॉट्स को अपनाते हैं, साइंटिफिक मेथड्स को अपनाते हैं, प्योर साइंस को अपनाते हैं। फिर अबाउट द इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी, जो ट्रेडिशनल पॉइंट्स वाले थे जैसे अरिस्टो, गार्नर थे, उनके बीच में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं थी कि इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी भी कुछ बात होती है। बट मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू वाले कहते थे कि हम एक ही सब्जेक्ट को पढ़कर किसी देश के सारी व्यवस्था को नहीं समझ सकते, हमें उसकी हिस्ट्री को भी पढ़ना पड़ेगा, सोशोलॉजी को भी पढ़ना पड़ेगा, रिलीजियस को भी पढ़ना पड़ेगा, फिर हम उस देश का सही तरह सर्वे कर पाएंगे। डिफरेंसेस जो टर्मोलॉजी के अंतर भी बहुत ज़्यादा अंतर आया है, वो सिर्फ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की स्टेट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू वाले उन्होंने बहुत सारी न्यू टर्मिनोलॉजी के ऐड किया है, जैसे पॉलिटिकल कल्चर, सोशलाइजेशन, इनपुट आउटपुट, पावर, अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस, लेजिटिमेसी, ऐसे बहुत सारे न्यू वर्ड्स ऐड किए हैं। स्कोप में भी अंतर है क्योंकि वो स्टेट एंड गवर्नमेंट की बात करते हैं, लेकिन इसमें सभी चीज़ों की बात होती है मॉडर्न व्यू पॉइंट में। डिफरेंस रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज़, वैल्यू से रिलेटेड भी उनका काफ़ी जो अंतर पाया जाता है। तो कंक्लूजन अपने अकॉर्डिंग कर लेना जी, आपके इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक्स बेटा जी, आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट।